नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र मौर्य अपने इस इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूं। यह जो प्रश्न है यूपीएससी, यूपीपीसीएस, नेट जेआरएफ एग्जाम के साथ-साथ टीजीटी, पीजीटी व अन्य एग्जाम जिनमें इतिहास पूछा जाता है, के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इन प्रश्नों के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ पूर्व में किए गए अध्ययन के इस बहुत बड़े पोर्शन का रिवीजन भी करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने इस पहले प्रश्न को। प्रश्न है आर्य समाज के धार्मिक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? यह आर्य समाज से संबंधित है। इसने पुराणों जैसे परवर्ती काल के हिंदू ग्रंथों के प्रभुत्व को स्वीकार किया। हिंदू ग्रंथों के प्रभुत्व को स्वीकार किया। इसने हिंदू समाज में मूर्ति पूजा एवं बहुदेववाद का समर्थन किया। इसने चतुर्वर्ण व्यवस्था की वैदिक अवधारणा का समर्थन किया। इसने स्वीकार किया कि भौतिक जगत एक क्या है? भ्रम है। एक भ्रम है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो और चार, केवल तीन उपयुक्त में से कोई नहीं। हमें हम पहले इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले इसके तथ्यों को जानेंगे, फिर उन तथ्यों के आधार पर इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए हम एक-एक करके डिस्क्राइब करते हैं इसके तथ्यों के बारे में। देखिए जो वैद आर्य समाज की स्थापना की थे, यह दयानंद सरस्वती जी ने किया था। दयानंद सरस्वती जी ने किया था। देखिए दयानंद का जन्म जो हुआ था गुजरात के काठियावाड़ जिले के मोरबी नामक स्थान पे 1824 में। कब? 1824 में हुआ था। इन्होंने सत्य की खोज करने के लिए 21 वर्ष की उम्र में ही अपना घर परिवार त्याग दिया था। केवल मात्र 21 वर्ष की उम्र। चलिए ये हो गया उनके कुछ जीवन परिचय। हम आगे चलते हैं और इन्होंने जो दयानंद सरस्वती हैं आर्य समाज की स्थापना यह पश्चिमी विचारधारा की प्रतिक्रिया के रूप में किए थे। जो उस समय भारत में क्या हो रहा था, पश्चिमी विचारधारा बहुत तेजी से फैल रहा था। तो उसी को टैकल करने के लिए उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप में ही आर्य समाज की स्थापना की गई थी। देखिए इसके जो आदर्श थे, स्थापना करने के आदर्श यह था कि पूरे भारत में केवल एक धर्म हो, सभी लोगों के लिए एक बराबर और एक धर्म हो, जिससे क्या हो, सभी लोगों को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एकजुट किया जा सके। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एक समान धर्म स्थापना प्लस एकजुट किया जा सके। क्या किया जाए? एकजुट। सभी लोगों को एक सूत्र में पिरोया जा सके, एक देश में पिरोया जा सके। देखिए जो इनका आदर्श वाक्य था, वह था वेदों की तरफ लौटो। वेदों तरफ लौटो, यानी वेदों की ओर लौटो। अब देखिए हम कुछ और आगे चलते हैं। उन्होंने पुराणों और परवर्ती जो शास्त्र थे, पुराण और जो परवर्ती शास्त्र थे प्राचीन काल के, उन सभी को मान्यता को अस्वीकार कर दिया। उन्हें उन सभी मान्यता को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया और उसे क्या बोला? निष्कृष्टों की क्या बोला? निकृष्टों की रचना है। यह क्या है? निकृष्ट की क्या है? रचना है। उसे निकृष्ट की रचना बोल दिया और उन्होंने पुराणों की जो मूर्ति पूजा था ना, पुराणों के आधार पे ही मूर्ति पूजा और कुप्रथाएँ और एक-दूसरे के अंधविश्वास के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसको समझा? यानी कि पुराणों को ही मूर्ति पूजा, जादू टोना, बहुदेववाद, मंत्रों में विश्वास, साथ-साथ अन्य जो कुरीतियाँ थी, उसके लिए इन्हें ज़िम्मेदार ठहराया। किसे? पुराणों को ज़िम्मेदार ठहराया और इस आधार पे पुराणों को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। पुराणों को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। जो उसकी मान्यता थी, उसे अस्वीकार कर दिया। तो हम लोग देखते हैं इन्होंने और आगे चलते हैं, तो उन्होंने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, जादू टोना, मंत्रों में विश्वास की निंदा की और ईश्वरीय एकता का प्रचार किया। सबकी क्या-क्या निंदा किया और ईश्वरीय एकता, याद रखना है, ईश्वरीय एकता का प्रचार किया और हम आगे चलते हैं। इन्होंने लोकप्रिय हिंदू दर्शन को अस्वीकार कर दिया। जो उस समय तत्काल में दर्शन था ना, लोकप्रिय हुआ था बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने इन्हीं इन्हीं ऊपर जो हमने डिस्कस किया, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, जादू टोना, मंत्रों में विश्वास की निंदा, इन सभी के आधार पर ही हिंदू दर्शन था उसे अस्वीकार कर दिया। और जिसमें उसी हिंदू दर्शन में क्या-क्या कहा गया कि भौतिक भौतिक जगत क्या है? एक भ्रम है। जो भौतिक जगत है, वह एक भ्रम है, माया है और मनुष्य की आत्मा ईश्वर का केवल एक अंश मात्र है। दर्शन है, उसमें बोला गया कि मनुष्य की आत्मा एक ईश्वर क्या है? अंश मात्र है। उसका उन्होंने इसके विपरीत दयानंद जी ने माना कि ईश्वर
जीवात्मा, पदार्थ, अलग-अलग शाश्वत सत्ताएँ हैं, सबकी अलग-अलग क्या है सत्ताएँ हैं। ठीक है? उसके विपरीत इन्होंने कहा। बोला गया कि आत्मा क्या है ईश्वर का एक रूप है, इसका एक भाग है। परंतु इसमें बोला कि नहीं सबका सबका अलग-अलग अपना अस्तित्व है। ठीक है? तो इस आधार पर इन्होंने अंतरात्मा इसे हिंदू दर्शन को भी इस आधार पे अस्वीकार कर दिया और हम आगे चलते हैं। उन्होंने जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था की कड़ी निंदा की। बोला कि अगर मान लीजिए कोई जात है, जात में अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है, तो वह उसी जात का हो जाता है। जबकि इस आधार पर उन्होंने इसका खंडन किया, बोला कि नहीं, वो आदमी जो है कर्म से होता है। जैसे कर्म से अपने जात जो जैसा कर्म करता है, वैसे ही छोटा-बड़ा जात होता है। उन्होंने जात का क्या किया? खंडन किया, जाति व्यवस्था का खंडन किया और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यानी चतुर्वर्ण जो व्यवस्था थी, उस सभी व्यवस्था का क्या किया? अस्वीकार कर दिया। क्या किया? पहचाना जाता है, बल्कि उसी इसी आधार पे स्वीकार किया कि वो क्या हो? कर्म के आधार पे होना चाहिए। जो व्यवस्था है अगर समर्थन भी किया तो उन्होंने इस आधार पे किया कि क्या हो? कर्म के आधार पे हो। तो हम चलिए अपना जो डिस्कशन हुआ, इस डिस्कशन के आधार पे जो प्रश्न है इसे चालू करते हैं। इसने पुराणों जैसे प्रवर्ती काल में हिंदू ग्रंथों के प्रभुत्व को स्वीकार किया। हमने देखा क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। उसी के आधार पर उन्होंने क्या बोला? पुराणों जैसे प्रवर्ती काल के साहित्य थे, बोला कि इसी के आधार पे जादू टोना और क्या है? जादू टोना, उपासना, मंत्र में विश्वास आदि क्या है? बुराइयाँ फैली हुई हैं लोगों में। तो इसका क्या हुआ? गलत हो जाएगा। दूसरा, इसने हिंदू समाज में मूर्ति पूजा में बहुदेववाद का समर्थन किया, गलत, डायरेक्ट सीधे गलत। और इसने चतुर्वर्ण व्यवस्था की क्या की? वैदिक अवधारणा का समर्थन किया। चतुर्वर्ण्य व्यवस्था की वैदिक अवधारणा का यस वैदिक वेदों में जो बोला गया था ना कर्म के आधार पे बोला गया था वेदों में और इधर क्या हो गया जात के आधार पे बोल दिया गया जो बाद में इसका व्याख्या किया गया पुराणों में बोला गया कि नहीं जिस जात में जो लोग जन्म लेते थे वही जात के हो जाते थे नहीं जो पूरा जो इससे पहले जो चतुर्वर्ण व्यवस्था थी जो ऋग्वैदिक काल की थी इसमें बोला गया कि क्या जन्म के स्थान सॉरी कर्म के कर्म के आधार पर ही उसका वर्ण निर्धारित किया जाता है उसका इन्होंने क्या कर दिया समर्थन किया था अब देखिए इसने स्वीकार किया कि भौतिक जगत एक भ्रम माया है नहीं वेद जो सॉरी जो पुराण थे जो और हिंदू दर्शन थे उसने बोला कि जो क्या है जो हमारा ये भौतिक जगत क्या है एक भ्रम है भौतिक जगत एक भ्रम माना इन्होंने इसका अस्वीकार किया खंडन किया इसलिए यह क्या हो जाएगा गलत है हमें क्या चुनना है सही उत्तर चुनना है इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा ओके तो आशा करता हूँ आप इसको समझे होंगे हम फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे अगला प्रश्न है हमारा डलहौजी के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किन किन राज्यों को व्यक्तिगत का सिद्धांत लागू करके विलय किया गया उदयपुर झांसी संभलपुर बघाट ये भी नाम जो है क्रम से हमें याद रखना है ना पिछली वीडियो में बताया था कुछ कुछ याद था अब देखिए कुछ कुछ नहीं मतलब पूरा याद है उदयपुर झांसी संबलपुर बघाट जैसे अभी हम उसको फिर बता रहे हैं चलिए प्रश्न हमने पढ़ लिया ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं चार ऑप्शन से एक सही चुनना है हम चलिए जो लॉर्ड डलहौजी का ये व्यक्तिगत सिद्धांत है इस व्यक्तिगत सिद्धांत को पहले देखते हैं फिर उसके बाद हम अपने तथ्यों के आधार पर इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे क्योंकि जो डलहौजी का शासन काल है यह लगभग कब जो लॉर्ड कैनिंग थे जिसमें 1857 की क्रांति हुई थी उससे पहले लॉर्ड डलहौजी का ही शासन था यह 1850 के आसपास प्लस और माइनस में मतलब ऊपर नीचे ये इनका यह शासन काल था इसमें यह भारत के क्या थे गवर्नर जनरल थे तो देखिए हम चलते हैं आगे तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल जो है ना वह व्यक्तिगत के सिद्धांत के लिए क्या जाता है के लिए जाना जाता है ठीक है व्यक्तिगत के सिद्धांत के लिए जाना जाता है बहुत फेमस है और देखिए जो व्यक्तिगत का सिद्धांत है इसे इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोला जाता है या व्यक्तिगत का सिद्धांत के लिए का शासनकाल जाना जाता है हम आगे चलते हैं सर्वप्रथम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ना कोर्ट ऑफ जो कंपनी का संचालन किया करते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इस सिद्धांत का क्या किया प्रतिपादन किया था और यह घोषणा किया कि जो अधीनस्थ शासक हैं शासक क्या है ब्रिटिशर्स के अधीनस्थ है यानी कि किसी तरह से ब्रिटिशर्स के अधीन आते हैं उन्हें गोद लेने का कोई अधिकार नहीं हुआ गोद लेने का कोई अधिकार नहीं होगा और देखिए ये जो रूल लाया गया इस व्यक्तिगत सिद्धांत को 3 भागों में बाँट दिया गया भागों में बाँट दिया गया पहला है ऐसी रियासतें जो ना तो अंग्रेजों के कभी अधिकार अधीनता स्वीकार की और ना ही उनको कोई कर देते थे अंग्रेजों की ना कभी अधीनता स्वीकार किए और ना ही
कोई कर देते थे। तो राज्यों को डलहौजी ने क्या बोला, गोद लेने के अधिकार को हम नहीं छीन सकते। डलहौजी ने ऐसा कहा कि मतलब उन लोगों के अधिकार जो है हम उन्हें नहीं छीन सकते। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, जो अंग्रेजों के अधीन कभी ना रहे हों, ना ही कभी अंग्रेजों को कर दिए हों, तो उन्हें उनका जो यह अधिकार है गोद लेने का, उसमें ये लोग दखल-अंदाज़ी नहीं करेंगे। ब्रिटिशर्स दखल-अंदाज़ी नहीं करेंगे, वह स्वतंत्र होंगे। दूसरा, पहला हो गया स्वतंत्र राज्य यानी रियासत। दूसरा, ऐसे ऐसे रियासतें जो ऐसी रियासत जो पहले मुगल या मराठों के अधीन हो, मुगल या मराठों के ऐसी रियासतें जो मुगल या मराठों के पहले क्या थी, अधीन थी, लेकिन अब अंग्रेजों के अधीनस्थ हैं। अब मुगल और मराठों क्या कर लिया था, ब्रिटिशर्स ने अपने अधीन कर लिया था, तब वो रियासतें क्या हो गई, स्वतः इनके अधीन आ गई। तो ऐसे रियासतों को डलहौजी की आज्ञा आज्ञा से ही गोद लेने का अधिकार मिल सकेगा। ऐसी रियासतें जो पहले मुगल और मराठों के अधीन, हालांकि अभी भी वो स्वतंत्र रूप से कुछ स्वतंत्रता और स्वायत्तता प्राप्त था, तो बोला कि ऐसी रियासतों को केवल जो उसमें गवर्नर जनरल डलहौजी थे, कोई भी गवर्नर जनरल हो, बट डलहौजी उन्हीं की उनकी अनुमति से ही वो गोद ले सकते थे। अगर मतलब इसमें वीटो पावर गवर्नर जनरल के पास था, वह चाहे तो उन्हें मना भी कर सकते थे। तो ऐसे हो गए। दूसरे दूसरे देखिए, तीसरे वाले ऐसे ऐसी रियासतें जिनको अंग्रेजों ने अपनी सनदों सनदों मतलब अपने अब जो रिपोर्ट आया करते थे, चार्टर एक्ट आया करते थे, उनके आधार पर और अपनी जरूरत के आधार पर संधु द्वारा स्थापित किया है। ऐसी रियासतों को गोद लेने की अनुमति कदापि नहीं होगी। इन रियासतों को अंग्रेजों ने खुद बनाया है, प्रशासनिक दृष्टि से या अन्य दृष्टि से खुद बनाया है। ऐसी रियासतों को तो कदापि नहीं होगी संधु द्वारा स्थापित। ऐसी रियासतें जो संधु द्वारा स्थापित हैं, उन्हें गोद लेने की अनुमति कदापि नहीं होगी। तो ये तीन प्रकार की रियासतें हो गई। इन तीनों प्रकार की रियासतों में, जिसमें अब देखिए, इस समय जो तीसरी श्रेणी थी ना, यह संत द्वारा स्थापित, इस श्रेणी में बहुत सारे इस समय शासक थे। जैसे सतारा सतारा के अप्पा साहिब, ठीक है, सतारा के एक शासक थे अप्पा साहिब। संभलपुर के राजा संभलपुर नारायण सिंह। झांसी की रानी वो झांसी की रानी थी, उनके पति थे क्या, राजा गंगाधर राव थे, कोई नहीं थे, अब संतान नहीं थी। दूसरा, नागपुर के राजा रघु जी तृतीय, ठीक है, इन लोगों की मृत्यु के समय इनके कोई संतान नहीं थे, यानी कि पुत्र विहीन थे। तो इन सभी को दत्तक पुत्र की अनुमति नहीं दी गई। तो तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से जो रियासतें थे जो इस व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत क्या किए गए, हड़प लिए गए। तो उनमें सबसे पहला आ जाएगा सतारा, जैतपुर। इस क्रम को याद रखना है, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, जयपुर, झांसी, नागपुर। ये जो क्रम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन जो ये 5-6 नाम दिए, इन्हीं 6 नामों में से हर बार 4-4 दे दिया जाता है और उसे उसका क्रम बैठाने के लिए बोल दिया जाता है। तो हमें ये 6 वो याद कर लेना, सतारा, जयपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। तो वो याद रहना चाहिए। अब देखिए, जो सतारा था यह 1848 में इस व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत हड़प लिया गया। दूसरा, ये जो दोनों है ना, ये दोनों एक ही साथ हुए थे, तो हमें ये याद रखना है। और बघाट 1850, ये मतलब कुछ 1854, ये मैं लिख रहा हूँ 1854, इसके बीच में ये सब हड़प लिए गए। तो अब हम अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं इस के आधार पर। देखिए, सबसे पहले उदयपुर हमें क्या बोलना है कि निम्नलिखित में किन राज्यों को बेवकूफ सिद्धांत के लागू करके विलय कर लिया गया था। देखिए, उदयपुर, झांसी, संभलपुर, नागपुर, सब चारों क्या हो जाएगा, सी चारों, यानी कि सभी के सभी को हड़प लिया गया था। ठीक है, चलिए
हम और आगे चलते हैं, अब अपने नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कर्जन किचनर किचनर विवाद कर्जन किचनर विवाद, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय एक सेनापति थे किचनर, ठीक है, उन्हीं से संबंधित है। लॉर्ड कर्जन कब रहेंगे? 1805 सॉरी 1905 का बंगाल विभाजन हुआ था, उन्हीं के आसपास का समय है। सबसे अच्छा वर्णन प्रस्तुत करता है जिसके कारण पुलिस रिफॉर्म लॉर्ड किचनर ही लाए थे ना, जिसके कारण लॉर्ड कर्जन को त्यागपत्र देना पड़ा। लॉर्ड कर्जन को त्यागपत्र देना पड़ा। लॉर्ड किचनर वायसराय की कार्यकारी परिषद के सैन्य सदस्य के रूप में वो समाप्त करना चाहते थे और लॉर्ड कर्जन ने इस प्रस्ताव का तीव्र विरोध किया। दूसरा, लॉर्ड किचनर बंगाल विभाजन को रद्द करना चाहता था, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने इसका तीव्र विरोध किया, बंगाल विभाजन को रद्द करना। लॉर्ड किचनर मिस्र में किसी अभियान के भेजे जाने के पक्ष में नहीं थे। लॉर्ड किचनर ने शांतिवादी नीति का वकालत की क्योंकि ब्रिटेन रूस के साथ युद्ध से बचना चाहता था। ब्रिटेन चाहता था डायरेक्ट रूस के साथ भिड़ंत ना हो, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने आक्रामक नीति का अनुसरण किया और तिब्बत के लिए एक विशेष मिशन भेजा। तिब्बत के लिए विशेष मिशन। चलिए हम इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले जो इससे संबंधित तथ्य हैं, तथ्यों को पहले जान लेते हैं, फिर उन तथ्यों के आधार पर इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए 1902 की बात है। 1902 1902 में लॉर्ड किचनर गवर्नर सॉरी क्या बना, कमांडर इन चीफ का पद ग्रहण करते हुए भारत में आया। कमांडर इन चीफ का पद ग्रहण करके भारत में आया। देखिए इस समय यह प्रावधान था, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी थी उसमें दो सदस्य एक दो दो सदस्य क्या होते थे, नियुक्त होते थे। दो सदस्य क्या है, नियुक्त होते थे, वो कार्यकारी परिषद में नियुक्त। एक था सैन्य विभाग, सैन्य विभाग में क्या हो जाएंगे, दूसरा सैन्य सदस्य। जो लॉर्ड किचनर थे वो कमांडर इन चीफ के पद पे नियुक्त हुए थे। जो कमांडर इन चीफ का पद होता था वह सैन्य विभाग की तरफ से वह गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में क्या होता था, नियुक्त हो जाता था। क्या होता था, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त हो जाता था। एक दूसरा सदस्य सैन्य सदस्य, जो वह भी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होता था, लेकिन वह जो कार्यकारी विभाग है, जो ऊपर वाला सैन्य विभाग है यानी कार्यकारी विभाग है, उस विभाग को प्लस जो गवर्नर जनरल होता था उसको सैन्य मामले पे क्या करता था, सुझाव देता था, कहता था सलाह देता था, यह सलाहकारी था। देखिएगा, जो सैन्य विभाग में एक सदस्य नियुक्त होता था और सैन्य सदस्य के रूप में एक सदस्य नियुक्त होता था। सैन्य विभाग में जो सदस्य नियुक्त होता था वह कमांडर इन चीफ के पद पे होता था, वो जो उसमें वही वह सैन्य विभाग के पद पे नियुक्त हो जाता था। और जो सैन्य सदस्य होता था यह नॉर्मल एक क्या होता था, एक सामान्य सदस्य होता था। जो एक कार्यकारी विभाग, जो ऊपर वाला विभाग है यह कार्यकारी विभाग था। इस कार्यकारी विभाग को यह इसको भी सुझाव देता था और गवर्नर जनरल को भी सुझाव देता था, गवर्नर जनरल को भी सुझाव देता था। तो इस पद पे लॉर्ड किचनर हैं और इस पद पे कोई अन्य सदस्य होगा जो लॉर्ड किचनर को भी सुझाव देगा और ऊपर गवर्नर जनरल को भी सुझाव देगा, सलाह देगा। तो यह द्विधारी द्वि क्या था, ये एक विभाग था, ये क्या था, द्वि मशीनरी था, एक प्रकार से दो रूप में था। तो इससे क्या होता था, जो कमांडर इन चीफ का जो कार्य होता था उससे बाधित होता था। वह अब बिना सलाह के वो नहीं कर सकता था कुछ भी कार्य। तो इस तरह से वह लॉर्ड किचनर चाहता था तो सैन्य सदस्य का ये वाला पद है इसे क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया, समाप्त करने की मांग की। इस पद को इसने समाप्त करने की मांग की, जिसके इसी के तहत लॉर्ड किचनर और जो उसमें एक तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे, दोनों में क्या हो गया, विवाद हो गया। इसी विवाद को इसका आधार यह था, इस विवाद का लॉर्ड कर्जन कहता था कि अगर यह
मशीनरी है, अगर इसे समाप्त कर दिया जाता है, जो सैन्य सदस्य नियुक्त होता है सलाहकारी के रूप में, अगर इसे समाप्त कर दिया जाएगा तो इसे कमांडर इन चीफ क्या हो जाएगा, ये तानाशाही आ जाएगी, इसे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा। तो इसीलिए वह लॉर्ड किचनर इसे नहीं समाप्त करना चाहता था, जबकि कमांडर इन चीफ समाप्त करना इसे चाहते थे। तो लॉर्ड किचनर ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया और यहाँ से चला गया, यहाँ से चला गया। तो अब देखिएगा, हालाँकि यह चाहते थे लॉर्ड किचनर कि जो ये वाला पद है वो भी सॉरी कमांडर इन चीफ जो चाहते थे लॉर्ड किचनर, वो चाहते थे कि ये भी उनको इन्हीं के सुपुर्द कर दिया जाए कि दोनों-दोनों एक ही लोग देखें और इसमें कोई दो जा ना हो। हालाँकि अब हम और आगे चलते हैं। देखिए जो यह विवाद है, यह तब उभर के आया जब जो उस समय के कमांडर इन चीफ थे, लॉर्ड किचनर ने तिब्बत में अभियान करने के लिए एक योजना बनाई। उस योजना में यह जो सैन्य सदस्य थे, इन्होंने कुछ सुधार कर दिए। सुधार कर दिया, दखल-अंदाज़ी कर दी, जिससे लॉर्ड किचनर क्या हुआ, उत्तेजित हो गया, मतलब उसे अपसेट हो गया। बोला कि मैं कमांडर इन चीफ के पद पे हूँ और कोई ऐसे कैसे कर देगा। तो फिर उसी समय प्रधानमंत्री वहाँ पे ब्रिटेन में चेंज हो जाते हैं और फिर उन्होंने क्या किया, सैन्य सदस्य का जो यह पद था, उस पद को थोड़ा-सा डिग्रेड कर दिया, थोड़ा-सा नीचे कर दिया। वह एक सहायक के रूप में हो गया। हालाँकि उसे सुझाव वाला जो ऑप्शन था, उसे हटा दिया गया। फिर लॉर्ड किचनर जो ये लॉर्ड कर्ज़न था, उसने फिर भी अलग-अलग जो नाम सुझाए गए, फिर इसे एक यहाँ पे अलग पद बनाया गया, जिसपे एक सदस्य की नियुक्ति करनी थी। तो कमांडर इन चीफ ने भी एक नाम सुझाया और लॉर्ड कर्ज़न ने भी सुझाया, परंतु अब लॉर्ड किचनर जो है अपने इस पद से इस विवाद के चलते इस्तीफा दे देंगे और इस्तीफा देके वह 1905 में फिर चले जाएँगे। कहाँ पे? ब्रिटेन वापस। हाँ, तो यही एक विवाद था जो जिसमें पद पे अभियान को लेकर भी कुछ विवाद हो गया था। चलिए, तो इन प्रश्न डिस्कशन के आधार पे हम अपने इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन है, लॉर्ड किचनर वायसराय की कार्यकारी परिषद के सैन्य सदस्य के पद को समाप्त करना चाहता था। लॉर्ड किचनर चाहता था क्या हो जाए, समाप्त हो जाए और लॉर्ड कर्जन ने इस प्रस्ताव का तीव्र विरोध किया। यस, ये तो किया, ये तो सही है। अब देखते हैं हम आगे। लॉर्ड किचनर बंगाल विभाजन को रद्द करना चाहता था, लेकिन लॉर्ड किचनर लॉर्ड कर्जन ने इसका तीव्र विरोध किया। इसका हमने डिस्कस ही नहीं किया। दूसरा, लॉर्ड किचनर मिस्र का बात ही नहीं आया। लॉर्ड किचनर ने शांतिवादी नीति की वकालत की, क्योंकि ब्रिटेन रूस के साथ युद्ध बचना चाहता था, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने आक्रामक नीति का अनुसरण किया और तिब्बत लॉर्ड कर्जन ने नहीं लॉर्ड कर्जन ने आक्रामक नीति का अनुसरण किया और तिब्बत के लिए एक विशेष अभियान भेजा। ऐसा नहीं, लॉर्ड किचनर नहीं, वो जो हालांकि लॉर्ड किचनर भेजना चाहता था, यहाँ पे लॉर्ड कर्जन का नाम दे दिया गया। अगर यहाँ लॉर्ड किचनर होता तो यह सही हो जाता, तो यह पे क्या हो जाएगा, ये भी गलत है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन ए क्या है, इसका सही है, ऑप्शन ए सही है। अब हम चलते हैं और आगे। देखिए ये जो 1905 है, यह जब बंगाल विभाजन की घोषणा हो गई होगा, उसके बाद यह गया होगा, उसमें डाउट नहीं करना है। चलिए और आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न है, थियोसोफिकल जो सोसाइटी थी, थियोसोफिकल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम इस सोसाइटी के बारे में ही बात करेंगे, आंदोलन था उसके बारे में बात करेंगे। इस आंदोलन ने योग एवं वेदांत विचारधारा के दर्शन से प्रेरणा प्राप्त की। इसकी स्थापना एनी बेसेंट द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका देखिएगा, संयुक्त राज्य एनी बेसेंट द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और न्यूयॉर्क शहर में की गई थी, याद रखना ना। और किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा यहाँ पे बोला गया। इसका उद्देश्य मानवता की सार्वभौमिक भ्रातृत्व भावना के लिए कार्य करना था। अब ऐसा एक चीज बताओ, अगर आप थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में बेसिक भी पढ़े होंगे ना, तो आप कह देंगे कि उसकी एक सदस्य थे, ना कि उन्होंने इसकी स्थापना किए थे। ठीक है? हमें लगता है एक बार आप अगर पढ़े होंगे तो इसको गलत कर सकते थे। इस कथन को क्या कर सकते हैं? गलत कर सकते हैं। अगर इसको गलत कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। हमसे क्या पूछा? सही है ना? तो 2-2 ये दोनों तो आएगा ही नहीं। ये दोनों 2 कट गया, बचा एक ये और एक ये। इन 2 में से कोई एक सही होगा। तो इस तरह से हमारे जो चांसेस है सही होने का इस प्रश्न का 50-50% हो गया है। 50-50% हो गया है। चलिए अब हम इस प्रश्न के जो तथ्य हैं उन तथ्यों को जान लेते हैं, फिर अपने ही सही जो कथन है उसको चुनेंगे और सही ऑप्शन को फिर सही करेंगे। देखिए जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी वह पाश्चात्य लोगों ने की थी। पाश्चात्य लोगों ने की थी, पश्चिमी विचारधारा के लोग हैं, उन लोगों ने जो भारतीय विचारधारा से प्रेरित होकर के अभी करेंगे, अभी हम देखते हैं, जो भारतीय संस्कृति और विचारधारा से प्रेरित थे। किसे? भारतीय संस्कृति प्लस विचारधारा, जो यहाँ की विचारधारा था, उससे
प्रभावित होकर के इन्होंने क्या थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। इसकी जो नींव थी 1875 में ना 1875 में मैडम ब्लावत्स्की जो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रखी थी। मैडम ब्लावत्स्की और एक और थी, ठीक है, कर्नल अर्कार्ड, एक अर्कार्ड करके कोई थे, ठीक है। ब्लावत्स्की ने संयुक्त राज्य अमेरिका में, कहाँ पे, यूएसए, यूएसए। कौन? ब्लावत्स्की, मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा नाम टेढ़ा है। की इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में 1875 में, कहाँ पे, न्यूयॉर्क शहर में, कहाँ पे, न्यूयॉर्क शहर में इसकी स्थापना की थी। तो हम और आगे चलते हैं। बाद में अमेरिकी सेना के एक कर्नल थे, कर्नल अर्काट, कर्नल अल्काट, ठीक है, इसी से जुड़े होंगे, कर्नल अल्काट भी इसके इसी के साथ क्या हुआ, जुड़ गए और काफी फेमस पर्सनालिटी दोनों बन गए, मैडम ब्लाउस्की और कर्नल अर्काट। मैडम ब्लाउस्की आई थिंक रूसी थी ना, और कर्नल अर्काट क्या थे, यह अमेरिकन थे, अमेरिकी सैन्य विभाग के कुछ सदस्य थे, ठीक है। इन दोनों लोगों ने मिल करके 1875 में यूएसए में, कहाँ पे, यूए नहीं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसकी स्थापना किए थे 1875 में, तो भूलना नहीं है। आगे चलते हैं। इस सोसाइटी ने अपना मुख्यालय भारत में मद्रास की बाह्य सीमा अडयार, अडयार में क्या किया, स्थापना किया। जो मुख्यालय था इसका, मुख्यालय इसे कहाँ बनाया, अडयार में, याद रखना है। अडयार में कहाँ पे, मद्रास में पड़ता है ना, मद्रास में। यहाँ पे इन्होंने इसका मुख्यालय बनाया, ठीक है। जो वहां से जो न्यूयॉर्क में उसका मुख्यालय था, उसका इन्होंने यहाँ पे स्थानांतरित कर दिया। आग विचारधारा से प्रेरित थे, तो उन्होंने महसूस किया होगा कि यहीं पे इसका मुख्यालय होना चाहिए। आगे चलते हैं। ये जो सोसाइटी थी, वह हिंदू धर्म में निहित मान्यताओं से पुनर्जन्म, हम इसमें आते हैं। जो सोसाइटी है ना, उसके बारे में बात करते हैं। पुनर्जन्म और कर्म, कर्म के आधार पर था ना पुनर्जन्म, कर्म यानी, ठीक है, कर्म, कर्म को क्या करती थी, स्वीकार करती थी। पुनर्जन्म और कर्म को स्वीकार करती थी। उपनिषद के जो सांख्य थे, सांख्य और योग, ये दर्शन है जो उपनिषद में है, ठीक है, सांख्य दर्शन और योग, योग जो उपनिषद थे और अन्य उपनिषद क्या थे, उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद थे। उन सभी उपनिषदों के आधार पर ही क्या होते, उसी प्रेरित थे। और वेदांत, इसे क्या बोलते हैं, वेदांत विचारधारा थे ना, वेदांत, वेदांत विचारधारा, यानी कि पुनर्जन्म, कर्म, सांख्य, योग, उपनिषद और जो ये वेदांत विचारधारा थे, उससे ये लोग क्या थे, बहुत प्रभावित थे, ठीक है? इन्हीं सब ने उन्हें प्रेरित किया था ऐसा करने के लिए। अब चलते हैं। इसका उद्देश्य मूल वंश, लिंग, संप्रदाय, जाति, रंग के आधार पर भेद किए बिना, ठीक है? यानी कि किसी की मूल, वंश, जात, लिंग आदि के आधार पर भेद किए बिना, तो किसी में भेद नहीं करना है, बल्कि एक सार्वभौमिक भ्रातृत्व की भावना, सार्वभौमिक भ्रातृत्व की भावना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सार्वभौमिक भ्रातृत्व, भाईचारा, भ्रातृत्व भावना क्या करना है, एक स्थापित करना, ठीक है। क्या करना है, भ्रातृत्व भावना के लिए कार्य करना है कि सभी लोग क्या हो, एक दूसरे से मिलजुल करके रहें। सोसाइटी का उद्देश्य प्रकृति के अस्पष्ट नियमों और मनुष्य में निहित गुप्त शक्तियों का परीक्षण करने का के लिए प्रयास भी करना था ना। लोगों के अंदर जो अंतर अंदर जुड़ी दबी हुई है शक्तियां हैं, उसकी क्या निहित शक्तियां हैं और प्रकृति की अस्पष्ट जो नियम है, उन सभी से लोगों का करना था, उसका परीक्षण करना था, उभार के बाहर लाना था और सभी लोगों की अस्तित्व की भावना से भरना था, ठीक है। और हम आगे चलते हैं। देखिए वर्ष 1907 में जो अल्काट महोदय हैं, जो बाद में से जुड़े थे, अल्काट महोदय क्या हो गए, की मृत्यु हो गई। तो 1907 में,
साथ में एनी बेसेंट क्या हो जाएंगी, इसकी अध्यक्ष बन जाएंगी। एनी बेसेंट अध्यक्ष बन जाएंगी और इसका वह इससे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। थियोसोफिकल सोसाइटी जो हिंदू पुनर्जागरण के साथ भी जुड़ गई, जो जो उसमें हिंदू धर्म में जो पुनर्जागरण चल रहा था, पुनर्जागरण भी नहीं बोलेंगे, हालांकि भारत में कभी अंधेरा डार्क एज नहीं आया है, तो परंतु और मोहन राय जी थे, कौन थे, अ, राजा राम मोहन राय, उन्हीं को बोला जाता है भारतीय पुनर्जागरण के क्या थे, जनक बोला जाता है। हालांकि भारत में पुनर्जागरण कभी हुआ नहीं, हमेशा एक विकसित संस्कृति रही है। ठीक है, चलिए देखिए, तो इस प्रकार हम देखते हैं अपने इन प्रश्न का पहले जो कथन दिए चेक कर लेते हैं। इस आंदोलन ने योग एवं वेदांत विचारधारा के दर्शन से प्रेरणा प्राप्त की थी। यस, पहला सही है। दूसरा, इसकी स्थापना एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। नहीं, एनी बेसेंट की तो इसकी साथ में क्या बनी, सदस्य बनी, अध्यक्ष बनी। इससे पहले तो 1875 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हो चुकी थी। कांग्रेस की स्थापना से 10 साल पहले ही इसकी स्थापना हो चुकी थी। हालांकि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में ही हुआ था, परंतु एनी बेसेंट द्वारा नहीं हुआ था। इनहिबिशन तो क्या थी, इटली की थी ना, या इटली की आई थिंक थी। ओके, इसका उद्देश्य मानवता की सार्वभौमिक भ्रातृत्व की भावना के लिए कार्य करना था। सार्वभौम संभाव। ओके, तो ये सही है। एक और तीन क्या हो जाएंगे, तीनों ये सॉरी ये दोनों सही हो जाएंगे। ओके, चलिए हम अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे कि वर्ष 1917 वर्ष 1900 सॉरी 1917 से लेकर 19 के मध्य अंग्रेजों के विरुद्ध हुए कुकी विद्रोह, कौन सा विद्रोह, कुकी विद्रोह का मुख्य कारण था प्रतिबंधात्मक वन कानून, अंग्रेजों की श्रमिक भर्ती नीतियां, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियां। चारों में से कौन सा कारण था कि विद्रोह हुआ। हम इस प्रश्न को चालू करने से पहले फिर तथ्यों को जानेंगे और फिर उसके आधार पर इस प्रश्न को चालू करेंगे। चलिए एक एक करके हम इन तथ्यों को डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, समय है 1917 से लेके 18 के बीच का, 1917 से लेके 1800 के बीच का है समय है। मैं यहाँ लिखूंगा इसके ऊपर। देखिए, 1917 से लेके 1919 के बीच का समय है। इस समय में प्रथम वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, हालांकि वो 14-15 से ही शुरू हो गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने क्या बोला, उस समय के म्यांमार के कुछ हिस्से और बांग्लादेश के कुछ हिस्से में, और चटगांव, जैसे चटगांव हो गया, ठीक है, पर्वतीय इलाके थे, इलाकों में उसमें कुकी जनजातियां निवास करती थी। जो वहाँ के महाराजा थे, वहाँ के क्या थे, महाराजा थे, उनसे बोला गया कि जो जो वर्ल्ड वार चल रहा है उसमें महान युद्ध में सहयोग के लिए क्या किए जाएंगे, 2000 जो लड़ाके जनजातियां थी उनको शामिल किया जाएगा, और जो वर्ल्ड वार में ब्रिटिशर्स के साथ लड़ेंगे, ब्रिटिशर्स के सहयोग के लड़ेंगे। तो इसका क्या किया गया, एक निर्णय लिया गया। और अब देखिए, अब जो कुकी योद्धा थे उसी समय, मतलब जो ये युद्ध हुआ था कुकी विद्रोह, उस कुकी विद्रोह में चाहे थे वो ब्रिटिशर्स को 2 साल तक रोके रखा, यानी कि यह जो युद्ध चला उन दोनों के बीच में, यह 2 साल तक खींचता चला गया था। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युद्ध में सहायता के लिए अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य के अधीन क्षेत्रों से हजारों लोगों की भर्ती करने का प्रावधान किया। तो उसी में से यह कुकी की जनजातियों से भी 2000 लोगों का भर्ती करने का प्रावधान वहाँ के महाराजा से, मणिपुर के राजा महाराजा से, कहाँ के, मणिपुर, मणिपुर जिसकी राजधानी कहाँ है, इम्फाल, उसी वाले क्षेत्र में ना, बांग्लादेश और जो मणिपुर है उसी वाले रीजन में, ठीक है, वहीं पे यह विद्रोह हुआ था। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, जब भर्ती होना शुरू हुआ तो बोले थे कि अंग्रेज जो गैर लड़ाके हैं उन लोगों को भी भर्ती कर लिया जाए, गैर लड़ाके हैं उन लोगों को भी क्या कर लिया जाए, भर्ती कर लिया जाए। परंतु यहाँ के लोग थे, कुकी विद्रोह से जुड़े हुए लोग, कुकी कुकी थे, उन लोगों ने इसमें इसकी क्या करने लगे, अवहेलना करने लगे, बोले कि अब हम इसमें शामिल नहीं होंगे। और वो खुद एक नेता चुन लिए, और एक नेता चुन लिए जिस नेता का नाम था टिटोंग, सॉरी मैं इसका प्रोनाउंसिएशन शायद गलत कर रहा हूँ, तो टिटोंग, और टिटोंग को क्या कर लिया, एक नेता के रूप में चुन लिए, जिसने कमांडर, जो ये क्या हो गया, कुकियों का कमांडर बन गया। और इसने एक सभाओं के माध्यम से लोगों को एकजुट करने लगा, जो लोग थे उन लोगों को एकजुट करने लगा,
विचारधाराओं को समानता लाने के लिए और एक रूप में बांधने के लिए यह सम्मेलन करने लगा। परंतु आगे चल करके इसने ब्रिटिशर्स के समाज ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या करता है, विद्रोह विद्रोह कर देता है। वह उस युद्ध में भाग लेना नहीं चाह रहे होंगे, ठीक है, विद्रोह कर देते हैं और इस विद्रोह को ना कई नामों से जाना जाता है, कई नामों से जाना जाता है। कब? यह 1917 के बाद चल रहा है, 19 विद्रोह कर देते हैं और इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे उपद्रव, मैं क्या लिख दे रहा हूँ ना, कुकी की उपद्रव, आंग्ल कुकी युद्ध, ठीक है, और भी जो गाल, एक और नाम है जो जुगाल, मुझे इसका नाम प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा सही से, ठीक है, वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में है। तो जो गाल ये अन्य युद्धों के नाम से भी जाना जाता है। कि ब्रिटिशर्स ने ना इसे अशांत राज्य घोषित कर दिया, क्या बोला, अशांत राज्य का घोषित दर्जा दे दिया, अशांत राज्य घोषित कर दिया। और वहाँ पे जो वहाँ के असम राइफल्स थी, असम राइफल्स को जो जवान थे उन लोगों को इसको दबाने के लिए भेजा, असम राइफल्स। और देखिए आगे चल करके बर्मा सैन्य उस समय बर्मा सैन्य पुलिस के लोगों को और असम राइफल्स को तैनात किया गया इन लोगों को हैंडल करने के लिए। परंतु ये भी लोग कम पड़ गए उसमें, कि जो थे भारी पड़ रहे थे। तो फिर ब्रिटिशर्स जो ब्रिटिश आर्मी थी उसको वहाँ पे भेजना पड़ा और इस तरह से आर्मी का आवागमन वहाँ पे सुचारू हो गया, मतलब डेली से चलने लगा। बढ़ दिन पर दिन बढ़ता गया और कुकी तो क्या कहते हैं, जनसंख्या संख्या में कम पड़ने लगे। हालांकि जो थे इन लोगों ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति को भी अपनाया था। गुरिल्ला युद्ध पद्धति यह एक युद्ध पद्धति है, क्या किया जाता है, दुश्मन को छुप कर वार कर दिया जाता है। जब जब दुश्मन प्रहार करता है तो छुप जाया जाता है, अपना कदम पीछे ले लिया जाता है। फिर जब दुश्मन किसी काम में बिजी है तो फिर उस पर आक्रमण कर दिया जाता है, फिर वह जब वह तब फिर छुप जाया जाता है। यह एक युद्ध पद्धति है, गोरिल्ला गोरिल्ला युद्ध पद्धति। युद्ध पद्धति का इन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था, इसी के साथ साथ इन्होंने लड़ा था। अब यह संख्या में क्या बनने लगे, कम पड़ने लगे। आते आते 2019 सॉरी 1919 का समय आ गया, यह लोग संख्या में कम पड़ते गए। तो फिर तरह से इसके जो अनेक नेता थे वो लोग क्या कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, किसी को जेल हो गया, किसी को आजीवन जेल हो गया, फांसी हो गया, कोई किसी को निर्वासित निर्वासित कर दिया गया वहां से। तो संख्या में कम पड़ते गए और जो कुछ लड़ाके जातीय बचे उन लोगों से क्या कर दिया, सशस्त्रीकरण, निःशस्त्रीकरण, ठीक है, यानी कि शस्त्र अस्त्र शस्त्र पास थे उन लोगों को छीन लिया गया, ठीक है। और कईयों को तो बंधुआ मजदूरी, यानी कि एक प्रकार से दास टाइप का ही है, जैसे लेबर करवा कार्य करवाते थे लोग, उसको कोई मजदूरी ही नहीं देते, बंधुआ बना लिए थे, तो दासी बना लिए थे, ठीक है, बंधुआ मजदूरी को बढ़ावा दिए। तो इन लोगों को जो कैद किया गया था उन लोगों से बंधु मजदूरी करवाया गया, बंधुआ, ठीक है। अब अब जो ये अनियंत्रित क्षेत्र था जिसपे विशेष पहले से उतना ध्यान नहीं देते थे, अब वो लोग ज़्यादा ध्यान इस पे देने लगे, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं जो हमारा डिस्कशन हुआ, उस डिस्कशन के आधार पर अपने इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। प्रतिबंधात्मक वन कानून का हमने डिस्कशन ही नहीं किया। अंग्रेजों की श्रमिक भर्ती नीतियां, यस, श्रमिक भर्ती नीतियां थी, भर्ती नीतियां थी। अब आगे चलते हैं, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, हालांकि ये भी सब कुछ था, फैक्टर था, परंतु जो मुख्य था यही था। ओके, अब चलते हैं अंग्रेजों को भू राजस्व नीतियां, कुछ ये भी रहा होगा लेकिन हमने इसका डिस्कशन नहीं किया है। अब देखिए, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अंग्रेजों की श्रमिक भर्ती नीतियां, यही क्या थी, तत्कालीन मुख्य कारण थी। है, इसके पीछे ये अन्य 2-3 कारण है, ये भी रहे होंगे, परंतु जो तत्कालीन मुख्य कारण यह अंग्रेजों की भर्ती नीतियां ही थी। देखिए इसे कुकी विद्रोह के नाम से जाना जाता है और आंग्ल कुकी युद्ध की उपद्रव के नाम से भी जाना जाता है। जो कुकी को आप कुका विद्रोह से, कुका आंदोलन से मत समझ लीजिएगा, कुका आंदोलन पंजाब में चला था ना, कुका आंदोलन, जैसे राम सिंह और अन्य जुड़े हुए हैं। तो कुका आंदोलन से इसे कंफ्यूज नहीं करना है। और यह कहाँ चला था, मणिपुर और बांग्लादेश के चिटागांग वाले रीजन में, हिली एरिया है सब पहाड़ी, वहाँ पे यह कुकी विद्रोह हुआ था। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, वर्ष 1817 के पाइका पाइक विद्रोह, पाइका या पाइक बोले,
पाइका विद्रोह में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया था। बख्शी जगबंधु ने किया था। पाइका समुदाय के धार्मिक मामलों और कर्मकांडों में अंग्रेजों का क्या हुआ, हस्तक्षेप विद्रोह का मुख्य कारण बना। ठीक है? उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। हम चलते हैं इसके तथ्यों को जानते हैं, फिर तथ्यों के आधार पर अपने इस प्रश्न को चालू करेंगे। देखिए जो विद्रोह है, पाइका विद्रोह, इसके बारे में हम बात करते हैं तो पाइका विद्रोह मुख्य रूप से यह उड़ीसा का जो आधुनिक जो क्षेत्र है, उड़ीसा वाले रेंज में ही हुआ था। उड़ीसा के क्षेत्र में क्या था, सीमित था। उड़ीसा के क्षेत्र में यह क्या था, सीमित था। बहुत ज्यादा क्षेत्र पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। कि हम इसके बारे में बात करते हैं, जो पाइका समुदाय के लोग हैं वह उड़ीसा राज्य के जो योद्धा थे, तो उड़ीसा राज्य में जो क्या थे, एक खुर्दा रियासत हुआ करता था। ठीक है, तो उसी वहाँ के जो राजा थे, उन राजा के अधीन यह लोग योद्धा के रूप में कार्य किया करते थे। ठीक है, सैनिक जात के लोग थे। कौन, पाइका। पाइका लोग क्या थे, सैनिक जात के लोग थे, सैनिक थे एक प्रकार से। तो इन लोगों ने ना, जिन्होंने जब अंग्रेजों ने उड़ीसा पे कब्जा किया, अपने अधीन कर लिया, उसके बाद क्या हुई, बर्बादी हुई। एक पास क्या हुई, बर्बादी हुई। और उस बर्बादी में हमेशा इनका उत्पीड़न किया गया, उत्पीड़न किया गया। इसके अलावा उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। हमेशा उत्पीड़न और दर्द ही इन्हें मिला, किससे, बाई ब्रिटिशर्स। अब हम और आगे चलते हैं। ये योद्धाओं के रूप में सेवा प्रदान करते थे। ठीक है, जो सामने भी तो डिस्कस किया, राजा के अधीन थे। और शांति काल में जब वहाँ पे ये दंगे उंगे नहीं हुआ करते थे या फिर शांति रहा करता था, तो वो ब्रिटिशर्स का भी सहयोग करते थे। ब्रिटिशर्स के ब्रिटिशर्स के सहयोग में पुलिस पुलिस के रूप में कार्य किया करते थे। वहाँ पे शांति व्यवस्था बहाल किया करते थे। कौन, यही योद्धा लोग। अब देखिए कार्यों में लगाया जाता था बाय ब्रिटिशर्स, और ये लोग क्या भी करते थे ऐसा कर। इस विद्रोह का नेतृत्व जो करता था ना, नेतृत्व करता, नाम थोड़ा बड़ रहा है ना, मैं पूरा नाम ले ले रहा हूँ। नाम है जगबंधु विद्याधर। जगबंधु विद्या, देखिए हमें याद रखना है, और इसका नाम है महापात्र भ्रामर राबर राय। महापात्र भ्रामर राबर राय, ठीक, वहाँ का लोकल लैंग्वेज है। इसके आगे भी कुछ, ओके। ये क्या थे, जगबंधु विद्याधर। इसका नेतृत्व किए थे जो खुर्दा रियासत के राजा, क्या थे, कमांडर थे। जो खुर्दा रियासत थी, जिसे क्या कहते हैं, भंग कर दिया गया था, वो उन्हीं के यह कमांडर थे। इन्हीं के नेतृत्व में सारी सेना रहा करती थी। ये क्या थे, कमांडर थे। ये हम कमांडर, यहाँ पे खुर्दा रियासत, कमांडर के पोस्ट पर यह कार्यरत थे जब उसका खुर्दा रियासत का विलय किया गया। देखिए पाइका विद्रोह के प्रमुख कारण थे। इसके जो कारण क्या थे, ये हम देख लेते हैं। कारण, पहला कारण है इसमें नमक कर। नमक कर, नमक पर भारी कर लगा दिया गया था ना, जिससे हर एक वर्ग क्या हुआ, इससे प्रभावित हुआ। भारी कर लगा दिया गया था, और इसकी कीमतें भी बहुत बढ़ा दिया गया था। इससे कीमत क्या हो गई, बढ़ गई। नमक कर भारी लगाया गया, फिर ऊंची, वहां के लोगों में असंतोष फैला। और आगे आते हैं कि जो उसमें कुछ मुद्राएं थी, जो चांदी के अलावा भी जो कौड़ियां यूज किया करते थे, कौड़ी। नमक कर हो गया, कौड़ी यूज किया करते थे लोगों के लिए। कौड़ी इस मुलस्क मुलस्क है जो आदि जो वहाँ के कवक होते हैं, कवच वच, उन सब का यूज लोग किया करते थे। भू राजस्व कर इन्हीं की दिया करते थे, परंतु इनके ऊपर वर्डन डाल दिया गया कि अब उन्हें क्या, चांदी के रूप में ही अपना भू राजस्व जमा करना है। चांदी के रूप में ही भू राजस्व जमा करना है, अनिवार्यता हो गई। चांदी में क्या, कौन सा, भू राजस्व, अनिवार्यता यह कर दी गई, जिससे क्या हुए, ये लोग मजबूर हो गए कि उन्हें चांदी में ही देना था। जिसकी इनकी जो अनाज उनाज हुआ करते थे, जो औने पौने दाम में लोग खरीदते थे, मजबूर हो गए अब इन लोगों को देने के लिए। अब देखिए हम और आगे चलते हैं। जो कंपनी की जो नीतियां थी, वो जबरन भू राजस्व वसूलते थे, जबरन भू राजस्व वसूलते थे, जिससे ये लोग अपनी जो फसल हुआ करती थी, औने पौने दाम में बेचने के लिए मजबूर हो जाया करते थे, चांदी पाने के लिए। हालांकि जो ब्रिटिशर्स थे, उन लोगों ने इसमें दबाव बनाया कि अब केवल ये चांदी में ही यह भू राजस्व जमा करेंगे, चांदी के रूप में। जो वहाँ चांदी के सिक्के हुआ करते थे, इसी में ही वह भू राजस्व जमा करेंगे। आगे चल के देखिए
1817 और 26 का बात है। 1817 और 26 इसी के बीच में यह विद्रोह हुआ था 1817 और 1826 के बीच में। तो खुर्दा विद्रोह में पहली बार क्या हुआ, एक व्यापक ये राजनीतिक उथल-पुथल हुआ। जो ये विद्रोह हुआ, वह इसी के बीच में उथल-पुथल शुरू हुआ और कि जिसके कारण ऊपर हमने डिस्कस किया है, यही सब क्या थे, कारण थे। हालाँकि जो इसका विस्तार था, यह ओडिशा तक ही क्या था, सीमित था। तक के ही क्षेत्रों में सीमित था, परंतु देखिए इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। उद्देश्य, इसका उद्देश्य यह था कि जो सरकार हो ना, लोग चुन क्या हो, स्वतंत्रता हो। सरकार चुनने की क्या हो, स्वतंत्रता हो और सावधानी पूर्वक योजना क्या हो, जो निर्मित योजना हो, जो क्या हो, सावधानी पूर्वक हो। सबको देख सोच समझ के विचार विमर्श करके क्या इसकी नेगेटिविटी क्या होगा, पॉजिटिविटी क्या होगा, इन सभी को देख करके मतलब नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ेगा और सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब डिस्कस करके ही किसी योजना का निर्माण किया जाए। उसका आर्थिक विश्लेषण हो, क्या हो, आर्थिक विश्लेषण हो, क्या हो, आर्थिक विश्लेषण हो, वैकल्पिक सरकार हो। अगर मान लीजिए कोई सरकार गिर जाता है तो फिर दूसरी सरकार उसमें वैकल्प हमें विकल्प मिले, वैकल्पिक सरकार है तो देखना है। सब उनका उद्देश्य था, इसीलिए उन्होंने तो वहाँ पे किया था। और जो वहाँ के वो अंतिम शासक थे, मुकुंद देव द्वितीय, मुकुंद देव द्वितीय को क्या कहा, राजा बनाया जाए ना, मुकुंद देव द्वितीय क्या बनाया जाए, राजा बनाया जाए, राजा स्वीकार किया जाए, गद्दी पे बैठाया जाए। हालांकि अब हम ये रहा विद्रोह के कुछ कारण रहे, जैसे कारण ये हो गए और इसके उद्देश्य ये रहे। देखिए हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। जो इसमें जो था ना, यह भागीदारी और जो इसका निश्चित नेतृत्व किया गया, वह 1857 में आगे चल के विद्रोह होगा, उस विद्रोह से काफी प्रबल था। ये सीमित क्षेत्र में तो था, परंतु ये काफी उससे 1857 की क्रांति से प्रबल था। इसके उद्देश्य भी प्रबल थे और कारण भी प्रबल थे, परंतु और इसका परिणाम भी प्रबल हुआ, परंतु ये क्या हुआ, विद्रोह दबा दिया गया। क्या कर दिया, दबा दिया गया। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला है, इसका नेतृत्व भक्ति जगबंधु ने किया था, यस। पाइका समुदाय के धार्मिक मामलों और कर्मकांडों में अंग्रेज का हस्तक्षेप विद्रोह का मुख्य कारण था। हस्तक्षेप विद्रोह का मुख्य कारण था। ये मुख्य कारण तो बोल सकते हैं, नमक कर और चांदी भू राजस्व का अनिवार्यता, ये सब था ना, इस कहीं कर्मकांड और इसका बात नहीं आया। इस आधार पे हम इसे क्या करेंगे, गलत कर देंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हालांकि देखिए जो कारण था उसमें धार्मिक मामला वाला तो कर्मकांड वाला नहीं था, परंतु जो अन्य कारण थे उसमें ये भी न कहीं न कहीं सीमित थे, परंतु यह मुख्य नहीं था। ओके, तो इस तरह से हमारा ये पहला ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल के दौरान गठित विभिन्न समितियों समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर सिडनी रॉलेट एक्ट आया था ना, सर सिडनी रॉलेट एक्ट, जिसके बाद इसी के विरुद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है ना, वहाँ पे सम्मेलन भी रहता है जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित होता है। 1818 की प्रेस स्वतंत्रता पर कड़े प्रतिबंधों की सिफारिश की गई। तो सिडनी रॉलेट एक्ट कमेटी 1800 1918 ने प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ी सिफारिश की थी। अभी देखते हैं, वर्ष 1908 और 1910, वर्ष 1908 और 1910 के प्रेस अधिनियम सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में गठित एक प्रेस समिति की सिफारिश क्या हुई, निरस्त कर दी। के बारे में संविधान सभा द्वारा सूत्रबद्ध किए गए मूल अधिकारों के आलोक में इस कानूनों की जांच के लिए मार्च 1947 में जांच समिति का गठन किया गया, प्रेस जांच समिति का गठन किया गया। हम चलते हैं अपने इन प्रश्नों को क्या करेंगे, पहले इस प्रश्न की 360 डिग्री का तथ्यों को हम डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद इस प्रश्न का सही जवाब दिया जाएगा उन तथ्यों के आधार पे। चलिए हम एक एक करके इन प्रश्नों को डिस्क्राइब करते हैं। देखिए बात है 1918 की ना, 1918 में 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, उस सुधार से पहले ही
एक कमेटी का गठन किया गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय क्या थे? भारत के वायसराय थे या गवर्नर जनरल वो कहें तो क्या थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड उसमें के वायसराय थे या गवर्नर जनरल थे। उन्हीं ही न्यायाधीश थे सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट। रॉलेट की अध्यक्षता में एक षड्यंत्र समिति, अध्यक्षता में क्या बनाया गया? षड्यंत्र समिति का गठन किया गया। षड्यंत्र समिति का गठन किया गया जिसमें क्या थे? गवर्नर जनरल मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। सुधार आया था उसमें, यानी कि चेम्सफोर्ड क्या थे? गवर्नर जनरल थे। मॉन्टेग्यू क्या थे? भारत सचिव रहेंगे, जहाँ पे ब्रिटेन में वहाँ के मंत्रिमंडल के सदस्य रहते हैं, ठीक है, वो वहाँ रहेंगे ब्रिटेन में भारत सचिव के पद पे हैं। अब देखिए, इसका उद्देश्य था ना, भारत में राजनीतिक आतंकवाद हो रहे थे, आतंक क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, उसका क्या करना था? मूल्यांकन करना था। क्रांतिकारी गतिविधियों का क्या करना था? मूल्यांकन करना था। नीचे जगह है ना, नीचे जगह ज्यादा है, आने दिया हूँ। क्रांतिकारी गतिविधियों का क्या करना था? मूल्यांकन करना था। गतिविधियों क्रांतिकारी गतिविधियों का करना था? मूल्यांकन करना था। और जो विशेष रूप से पंजाब में और बंगाल में बहुत तीव्र थी। पंजाब में, आप पंजाब में कौन थे? पंजाब में थे ना उस समय लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय थे और भी कई लोग थे जिनका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ। ठीक है, पंजाब और बंगाल में बहुत ज्यादा था। तो रॉलेट अधिनियम को षड्यंत्र समिति की सिफारिशों पर गठित किया गया था। ये पहले एक षड्यंत्र समिति बनाई गई थी, तो भारत षड्यंत्र रचा जा रहा था, तो षड्यंत्र समिति पे ही इसका क्या हुआ था? इसका निर्माण हुआ था, रॉलेट एक्ट का। देखिए, इसकी सिफारिशें यह थी, सिफारिशें हम देख लेते हैं। अच्छा, ये देखिएगा, क्रोनोलॉजी समझिएगा। हाँ, ये सिडनी रॉलेट, जो रॉलेट एक्ट आएगा, ओके, इससे पहले षड्यंत्र समिति आएगा, फिर षड्यंत्र समिति पर ही सिडनी रॉलेट एक्ट आएगा। ओके, सिडनी रॉलेट एक्ट आएगा, सिडनी के अध्यक्ष कौन थे? सर सिडनी रॉलेट थे। और इसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आएगा। और और उन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड आ जाएगा। अभी से सिडनी रॉलेट एक्ट आएगा, इसी के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आएगा। ओके, ध्यान देना है। और उसके बाद असहयोग आंदोलन आएगा, हालांकि इसी के बीच में से पहले अब कब 1916 में समितियां, सॉरी, ये आंदोलन चला था, होम रूल आंदोलन, जिसमें एनी बेसेंट ने चला था और बाल गंगाधर तिलक ने। ये जो क्रम है ना, एक के बाद एक क्रम है, इसे याद रखना है। याद रखना है कि कभी कालानुक्रम रूप से लगाने के लिए आ जाता है। चलिए, ज्यादा उधर नहीं जाएंगे, हम आते हैं अपने इस प्रश्न। सिफारिशें क्या थी इसकी? सिफारिशों में देखते हैं, पहला था ना यह, आतंकवादी गतिविधियों का संदिग्ध किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की असीमित शक्ति थी। गिरफ्तार करने की असीमित शक्ति। इस पे शक के आधार पे, आधार पर, यानी कि अगर अगर लगता है कि ये आदमी क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न है और वो क्या कर हो सकता है, तो उन्हें शक के आधार पर पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए। और गिरफ्तार कब तक? असीमित समय तक। कब तक? असीमित समय तक। सरकार जब तक चाहे तब तक उन्हें गिरफ्तार करके रख सकती है। देखिए, तो उन्हें कोई मुकदमा भी नहीं चलेगा ना, कोई मुकदमा नहीं, बिना मुकदमे का कोई मुकदमा भी नहीं चलेगा। और कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। तो और देखिए, अब गिरफ्तार करिए गए लोगों को बिना मुकदमे के 2 वर्ष तक, याद रखना ना, तक 2 वर्ष तक शक के आधार पर उन्हें 2 वर्ष तक क्या कर लिया जा सकता है? गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। ठीक है, अब हम और आगे चलते हैं। उन्हें बिना वारंट के, यानी कि बिना किसी पूर्व सूचना के ही, पहले ही उन्हें उनसे बिना किसी पूर्व सूचना के ही गिरफ्तार कर सकते थे। ऐसा उसमें प्रावधान था, मतलब ऐसा सुझाव दिया गया। देखिए, अब और चलते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़े प्रतिबंध लगा सकती थी। जो सरकार है वो प्रेस की स्वतंत्रता है ना, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, प्रेस की प्रेस की स्वतंत्रता क्या हुई? बाधित हुई इससे।
देखिए, तो इस समिति जो आया था, इस समिति ने इसने इसे सब क्या किया? सुझाव दिए, इस का सब सुझाव दिया। अब देखिए आप समझ गए होंगे, अब मैं अब आगे चलता हूँ। तो इस तरह से जो हमारा ये तुमने डिस्कस किया था ना यह, इस आधार पे क्या हो गया? सर सिडनी रॉलेट एक्ट जो कमेटी थी, वह 1918 में प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़े प्रतिबंधों की सिफारिश, ओके, इस आधार पे हमारा ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब हम अपने अगला जो सेकंड है, दूसरा वाला है, उस पे देखते हैं। अब हम दूसरे वाले पे डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए, दूसरा जो है वर्ष 1921 में ना, वर्ष समय चल रहा है 1921 में, और मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत कई सारे इसमें से जो प्रावधान थे उसमें शामिल कर दिए गए। ठीक है, देखिए प्रीस कानूनों के कामकाज की समीक्षा के लिए ना, इस कानूनों के कामकाज की समीक्षा के लिए वायसराय की कार्यकारिणी के एक सदस्य थे सर तेज बहादुर सप्रू। सर तेज बहादुर सप्रू, ऊपर लिखा हुआ है ना, मैंने लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं कानूनों के कामकाज की समीक्षा के लिए ना लिख दे रहे हैं, देश के कानून थे, जो देश के जो कानून थे उनकी कामकाज की थी, उसकी समीक्षा के लिए इस, और ये भी कानूनों का कानूनों प्रेस के जो कानून थे उसकी समीक्षा के लिए एक समिति बनाया गया, जिसके सर तेज बहादुर क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। उदारवादी नेता, उदारवादी दल का ये क्या करते थे? प्रतिनिधित्व करते थे। देखिए, इस समिति की सिफारिशों पर वर्ष 1908 1910 के जो प्रेस अधिनियम थे 1908 और 1909, इसी की रिपोर्ट पे 1908 और 10 के आसपास के जो कानून आए थे प्रेस से क्या कर दिया गया? निरसन कर दिया गया, नहीं कि हटा दिया गया, ओके, निरस्त कर दिया गया। और अब हम आगे चलते हैं। मार्च 1947 में भारत सरकार ने एक प्रेस जांच समिति गठित की। अब मार्च 1947 1947 में एक सरकार ने प्रेस जांच समिति गठित की। प्रेस समिति का क्या गया? गठन किया गया, और इसे भारत की संविधान द्वारा सूत्रबद्ध किया गया। भारत की संविधान में क्या किया? उसी के द्वारा सूत्रबद्ध किया गया, जो भारत की संविधान सभा गठित की गई थी उन लोगों के द्वारा। मूल अधिकारों के आलोक में, जो मूल अधिकार थे लोगों के, मूल अधिकारों के आलोक में मतलब उसी के इर्द गिर्द प्रेस की स्वतंत्रता को कर दिया, इर्द रखा गया, दायित्व तो सौंपा गया। देखिए, इस समिति की सिफारिशों में जो भारत की आपातकालीन शक्तियां थी, आर्टिकल 352, 356, 360, तो आपातकालीन शक्तियां थी, जो उसे संबंधित अधिनियम थे, एक्ट थे। 1931 का नियम निरसन किया गया। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ना, आपातकालीन शक्तियां, यानी कि जो ये आपातकालीन शक्तियां हैं जो प्रेसिडेंट के पास थी, उससे मतलब क्या हो, लोगों के मूल अधिकार कितना बाधित होंगे, कितना नहीं, कितना उन पर हटाया जाएगा, कितना नहीं, ये सब जिक्र किया गया। और 1931 के जो प्रेस एक्ट आया था और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम आया था, पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम आया था, उन सभी में क्या कर दिया गया? संशोधन किया गया, मतलब उसे कुछ लोगों को निरस्त भी किया गया, संशोधन भी किया गया। और 1867 में संशोधन किया गया भारतीय दंड संहिता 124 ए, और धारा 153 ए में संशोधन किया गया भारतीय राज्य अधिनियम आया था असंतोष के विरुद्ध, अच्छा, जैसे मान लो लोगों का असंतोष तो विद्रोह कर देते थे। और भारतीय राज्य अधिनियम 1934 क्या कर दिया गया? निरसन कर दिया गया। यह प्रेस जांच समिति थी। तो अब हम चलते हैं अपने इस प्रश्न की जो हमने जिक्र किया, डिस्कस किया है, इस डिस्कशन के आधार पर अपने प्रश्न को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। कि वर्ष 1908-10 के प्रेस अधिनियमों को सत्येंद्र बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में गठित एक प्रेस समिति की सिफारिश पर निरसन किया गया। यस, किया गया, तो ये सही है। तीसरा, संविधान सभा द्वारा सूत्रबद्ध किए गए मूल अधिकारों के आलोक में प्रेस कानूनों की जांच के लिए 1947 में प्रेस जांच समिति का गठन किया गया। ये भी सही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं 1 और 2 3 क्या है, हमसे सही पूछा गया, और तीनों क्या है? सही है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, कि हमारा आज का प्रश्न क्या हुआ? खत्म हुआ। इसमें प्रश्न में क्या हुआ? रॉलेट एक्ट के बारे में जाना, सर तेज बहादुर सप्रू और अन्य जो ये 3 कानून हैं, सॉरी 3 समितियाँ थी, इन 3 समितियों के बारे में जाना। साथ ही साथ हम और ऊपर आते हैं, इसमें कुकी विद्रोह के बारे में जाना, इसमें पाइका विद्रोह के बारे में काफ़ी डीप में हमने जाना ना, वहाँ पे पाइका विद्रोह होता है।
में हुआ था। नहीं जगबंधु विद्याधर ने किया था, खोड़दा रियासत के क्या थे, सेनापति थे। अब देखिए आगे चलते हैं, विद्रोह के बारे में हमने जाना, काफ़ी डीप में इसको जाना ना, विद्रोह और पाइका विद्रोह दोनों में। देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में जाना, उसका इतिहास कुछ हमने जाना, ओके। उन्हें साथ में एनिवेशन क्या बन गई, अध्यक्ष बन गई जब कर्नल अर्काट और मैडम ब्लाउस्की जब रहे। उसके बाद ये क्या बन गई, उसकी अध्यक्ष बन गई। लॉर्ड किचनर और लॉर्ड कर्जन के बीच अब गतिरोध, उसके बारे में हमने जाना, जो विवाद था उसके बारे में जाना। और आगे हम आते हैं, लॉर्ड डलहौजी के जो विभिगत सिद्धांत थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जो सिद्धांत थे उसके बारे में जाना। उदयपुर, झांसी, संबलपुर, नागपुर, साथ साथ जो सतारा, जयपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर यानी कि क्रम है ये, इस क्रम को हमने याद किया, जाना और इसी के आधार पर इस प्रश्न को सॉल्व किया था। देखिए आर्य समाज के बारे में जाना, आर्य समाज के धार्मिक सिद्धांतों के संदर्भ में जाना, और ये बाकी प्रश्न तो हमने कल इससे पहले वाले वीडियो में कर लिया था। तो देखिए, तो इस तरह से क्या है कि हम ओवरव्यू हमने देखा है कि मतलब इतना प्रश्न है, कैसे हमने इसमें से तथ्यों को सीखा है, जाना है और प्रैक्टिस किया है। इतिहास के एक बहुत बड़े सेक्शन को हमने कवर करने का कोशिश किया है। ये हमारा इस तरह से आज का ये सेशन समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करता हूँ कि आपका उपनयन संस्कार हो गया होगा। उपनयन संस्कार हमारा क्या डिजिटल है, जिसमें लाइक करना है, सब्सक्राइब और शेयर करना है। फिर देर किस बात की, उपनयन संस्कार कीजिए। ओके, चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।